Dear students, today we will be discussing briefly about the textbook questions related to the chapter The Fundamental Unit of Life. The first question है इसमें who discovered cell and how. अब सेल हमें मालूम है डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने इन द थिन स्लाइस ऑफ द कॉक. सो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द स्लाइस ऑफ कॉक, जो कि बार्क होती है प्लांट्स की. उनमें डेड सेल्स देखी थी रॉबर्ट हुक ने, फिर लिविंग हुक ने लिविंग सेल्स देखी थी. So in 1965, Robert Hooke discovered cells while examining a thin slice of cork. इतना लिख सकते हैं हम. और फिर through a self-designed microscope, he observed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of numerous tiny compartments. क्योंकि ये सेल्स जो थी ये डेड सेल्स थी, इसलिए दी सेल्स प्लांट सेल्स थी और डेड सेल्स थी बाग की. सो दे अपीयर लाइक दिस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन द माइक्रोस्कोप. इसमें दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है सेल्स से, या इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म बना है एक सेल ही से. सो सारी जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती है, चाहे यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है. मल्टीसेल्युलर में फिर डिवीजन ऑफ लेबर होता है इन बिटवीन द सेल्स और इन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम्स. तो फंक्शन जो है दैट्स कैरीड आउट बाय द सेल्स. These are the living creatures. So cells form the structure of an entity. किसी भी living organism जो है, चाहे यूनिसेल्युलर है चाहे मल्टीसेल्युलर है, वो बना होगा cells से. A group of cells form a tissue, further an organ and ultimately an organ system. They perform fundamental functions and life processes such as respiration, digestion, excretion, etc. in both unicellular and multicellular organisms. They perform all the activities independently. Hence, cells are referred as structural and functional units of life. Next question है इसमें, how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ग्लूकोज वगैरह, ये सब मॉलिक्यूल्स तब ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सो इन केस So these molecules, carbon dioxide and water, diffuse across the plasma membrane. So in case of the carbon dioxide, हम कहते हैं we use the term diffusion, but the movement of the water across the solvent भी हम कह सकते हैं, ये act करता है as solvent in the living systems. So movement of water across the plasma membrane, इसे हम कहते हैं osmosis. सो कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. इसी तरह वाटर जो है इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, या हम ये कहेंगे फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. Carbon dioxide moves by diffusion. The cellular waste accumulates in high concentration in the cells, whereas the concentration of carbon dioxide in the external surroundings is comparatively lower. And this difference in the concentration level inside and out of the cell causes the CO2 to diffuse from a region of higher concentration that's within the cell to a lower concentration. यानी कि it will move outside सेल, क्योंकि सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, और इट विल मूव अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जनरल डिफ्यूजन होगा. वाटर में हम क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आसपास जा रहे हैं, सो इसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस. तो इस ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम ये कहेंगे
from higher water potential to lower water potential. Water diffused by osmosis through the cell membrane. It moves from a region of higher concentration to a lower concentration through a selectively semi-permeable membrane until equilibrium is reached. यानी कि जब तक दोनों जो है solution outside and inside of the cell, they will become isotonic. Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? The plasma membrane is called as a selectively permeable membrane as it permits the movement of only a certain molecule in and out of the cells. Not all molecules are free to diffuse. हर कोई molecule plasma membrane के through पास नहीं हो सकता है. Only few molecules, selected molecules हैं जो मूव कर सकते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर के थ्रू भी या थ्रू दे जो उसमें होते हैं प्रोटीन्स, इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उनके थ्रू भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है. इसमें एक दिया गया है, वहीं से कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. पहला पॉइंट कि साइज़ जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ जो है वो लार्ज होता है. सेकंड जो मेन पॉइंट है इसमें, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे दिया गया है 1 to 10 माइक्रोमीटर इनका होता है साइज़ लेंथ में. इसी तरह इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स इट मे बी अप टू 5 to 100 micrometers. Now, in case of the prokaryotic cells, हमने देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है. दूसरा मेन पॉइंट. तीसरा कि सेल ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है. द न्यूक्लियर रीजन इज़ पोअरली न्यूक्लियर. अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. और जो इसमें डीएनए मॉलिक्यूल रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, वो हमने पढ़ा है. यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद होता है. न्यूक्लियस के बाहर में जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर मटेरियल होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस वगैरह, कैरियोप्लाज्म, सो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. अब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है. सो यहाँ पे हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को जो साइटोप्लाज्म है तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. सेकंड पॉइंट इसी में कि यहाँ पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वहाँ पे एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं एंड मोस्टली इट्स सर्कुलर. और यूकैरियोट्स में इट मे वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर. एक से ज़्यादा ही होते हैं और इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ह्यूमंस वी हैव 46 chromosomes in normal human beings. In case of the pea plants we have 14 chromosomes. So it varies from species to species. इसी तरह मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं हम. यूकैरियोटिक सेल्स में हम गोल्गी बॉडीज़ देखते हैं, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स वगैरह. ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. सो हम सिंपली ये कहेंगे सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है. वन मोर पॉइंट जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज़ 70s, whereas in case of the eukaryotes it is 80s जो साइटोप्लाज्म में होती है. राइबोसोम्स present in case of the eukaryotic cells. So ribosomes in prokaryotes are 70s whereas they are 80s in case of eukaryotic cells. Now next है, can you name any two cell organelles that contain their own genetic material? इसमें हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में ही देखा कि दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए. एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट्स. इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी. इसके अंदर चूँकि डीएनए होता है इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स. दैट्स व्हाई वी कॉल दीज टू सेल ऑर्गेनेलीज एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज. सो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज में अब हमारे पास एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर में हम माइटोकॉन्ड्रियन इस्तेमाल करते हैं, और
प्लास्टिड्स, या जो हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? अगर सेल जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन डैमेज डिस्ट्रॉय की जाए, दैट मीन्स सेल विल डाई। In the event of any damage to cell and when revival of cell is not possible, lysosomes burst and enzymes decide cells. This by lysosomes are referred as the suicide bags. If the organization of a cell is अगर सेल जो है वो डैमेज होगी बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, द सेल विल ऑब्वियसली इट विल डाई। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज द सुसाइड बैग्स? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर बहुत क्वांटिटी होती हैं इसकी एंजाइम्स की, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की, और जब सेल के अंदर भी कोई मटेरियल होता है उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जब सेल जो है when there is any damage to the cell, when revival is not possible, lysosomes burst होते हैं और वो सेल को भी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। that's why we call them as the suicide bags. When there is a damage to the cell and when revival is not possible, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Consequently, lysosomes are known as the suicide bags. Why are proteins synthesized inside the cell? Proteins कहाँ पे बनते हैं? Proteins बनते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और प्रोटीन्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल से बनते हैं, उसको हम कहते हैं mRNA। हमने पढ़ा है लास्ट प्रेजेंटेशन में। mRNA मॉलिक्यूल से बनता है, mRNA मॉलिक्यूल बनता है DNA से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, और फिर mRNA मॉलिक्यूल से तैयार होता है एक प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन क्या है? इट्स ए पॉलीमर ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स। Hence, protein synthesis in cells takes place in cytoplasm, और इसमें हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। Hence, ribosomes are also referred to as protein factories. In case of both prokaryotic cells and eukaryotic cells, protein synthesis में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। Ribosomes are particles that found attached to the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum वो होता है जिसकी सरफेस पे होते हैं राइबोसोम्स, उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसकी सरफेस रफ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पे अगर राइबोसोम्स ना मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन इन विच वेज प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। सबसे मेन जो डिफरेंस है इनमें वो है एक तो सेल वॉल की। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल, और हेमिसेलुलोज भी होता है इसमें, और पैक्टिक सब्सटेंस हमने पढ़ा है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मैन है कि प्लांट सेल्स जो होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हम कहेंगे प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स। इसी तरह जो प्लांट सेल है इनकी शेप जो है वो वैरी करती है। दे आर मोस्टली लार्जर इन साइज एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। और इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स लाइसोसोम्स जो हैं वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह वैक्यूलस का स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल्स में वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। सेल वॉल हम देखेंगे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट, एनिमल सेल्स में एब्सेंट। शेप ऑफ द सेल ये वेरी करेगी प्लांट सेल्स में। डिस्टिंक्ट एजेस शेप इज़ इधर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, ये शेप वेरी कर सकती है इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स। डिफरेंट सेल्स जो हैं वे हैव वेसल्स, वे हैव पैरेन्काइमेट सेल्स वगैरह वगैरह। इसी तरह इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स मोस्टली दे आर राउंड बट दे हैव इरेगुलर शेप्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एनिमल्स में एमोबा जो है उसकी कोई शेप ही नहीं है। इसी तरह इन केस ऑफ द नर्व सेल में आप देखिए उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अबाउट द जनरल जो हम एनिमल सेल कंसिडर कर लेते हैं।
न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, लाइसोसोम्स रेयरली प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स, प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट सेल्स में होंगे, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। इस तरह वैक्यूलस का स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, वैक्यूलस बड़े होते हैं फॉर स्टोरेज पर्पसेस, एंड एनिमल सेल्स में वैक्यूलस जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम एन यूकैरियोटिक सेल। ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होगी और यूकैरियोटिक सेल बड़ी होगी। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है साइटोप्लाज्म में, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन होता है, कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक होता है ये क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा होते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। हाँ, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगा दैट मीन्स द सेल विल बिकम डेड। इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक्स डाउन देन मॉलिक्यूल्स of some substance will freely move in and out of the cells as plasma membrane acts as a mechanical barrier. Exchange of materials from its surroundings through osmosis or diffusion in a cell won't take place. Consequently, the cell would die due to the disappearance of protoplasmic material. What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? The Golgi apparatus consists of stacks of membrane-bound vesicles whose functions are as follows. Golgi body की जो तीन main functions हैं, that is the storage, packaging and manufacture of the substances. Without the Golgi apparatus, the cells will be disabled from packaging and dispatching materials that were produced by the cells. The Golgi apparatus is also involved in the formation of cells. Hence, in the absence of Golgi apparatus, cells will not be produced. नेक्स्ट है इसमें विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिस तो होती हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैन एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल्स, वो रिलीज़ होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. So we say mitochondria are known as the powerhouse of the cell. It is because it releases the energy required for different activities of life. Mitochondria releases energy in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules, essential for numerous chemical activities of life. Hence, ATP is often referred to as energy currency of the cell. Why do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? ये दोनों बनते हैं inside the cytoplasm. These are formed inside the cytoplasm. लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं और इसमें अहम रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन वगैरह वो उसमें अहम रोल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. सो दीज आर फॉर्मड बाय द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स को.